अबीर अपने परिवार में अपनी माँ और अपनी पत्नी रीतू के लिए आइसक्रीम लाकर कहता है। माँ, पापा, मैं आ गया। रीतू, जल्दी ये सबके लिए आइसक्रीम बाउल और स्पून लेके आओ। मैं सबकी पसंदीदा आइसक्रीम लेके आया हूँ। मतलब मेरे लिए बादाम वाली और पापा के लिए पिस्ता वाली हिलाया होगा जरूर। हाँ पापा। अरे रीतू, आओ ना, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। अरे आ तो गई, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या, हम तो 4 लोग हैं, तुम बस 2 ही लाई हो। हाँ, अभी सारे बर्तन साफ करके आई हूँ। अब और बर्तन करूँ ताकि इनकी आइसक्रीम के बर्तन में घिसती ही रहूं। वो हम दोनों एक ही कटोरी में खा लेंगे। माँ जी और पापा जी वो भी एक में ही खा लेंगे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया तूने। और ऐसे करने से हम दोनों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ेगा, और तुम दोनों का भी। क्यों, सही कहा ना मनोरमा? अरे मोहन, आप भी पागल हो गए हैं क्या? बच्चे हैं, अरे बहू का तो लिहाज करिए। हाँ, सॉरी सॉरी। अरे आइसक्रीम पिघल रही है, अबीर इसमें सबके लिए कर दीजिए। अरे तुम नहीं कर सकती क्या? मैं भी तो थक कर आया हूँ। अरे तो मैं भी तो काम करती हूँ। रीतू की बात सुनकर अबीर ही बाउल में आइसक्रीम निकालता है, जिसके बाद सभी एक ही स्पून से एक दूसरे को खिलाते हैं। जब खाना खाने के बाद मनोरमा उठती है तो वो गिर जाती है। तभी मोहन उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ये देखकर अबीर ताली बजाकर कहता है, अरे वाह, आप दोनों आज भी रोमांटिक हैं। पापा, आपकी हड्डियों में आज भी जान है। हाँ, तेरे पापा तो अभी तक जवान हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? बच्चे हैं, छोड़िए मुझे। चलो जाओ, अब सो जाओ, रात हो गई है। इतना टाइम हो गया लेकिन माँ जी पापा जी को अभी तक शर्म नहीं आती। अब भी जवानी भरी पड़ी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें हर वक्त मुझसे कांटे क्यों चुभते रहते हैं। अब तो टाइम भी हो गया, बेबी प्लान कर लो, या सामने से मम्मी पापा आके कहेंगे तब करेंगे। तुम पहले अपनी पोस्ट सैलरी को बढ़ाओ, इन 40,000 में कुछ नहीं होगा। ये भी इनफ है, आगे जाकर और बढ़ जाएगी। तुम्हारे तो हाथ में 1 लाख भी लाकर रख दूं तो भी तुम संतुष्ट नहीं हो। अब हो गया तुम्हारा लेक्चर, तो सो जाओ। रीतू और अबीर ने देखा अपने मम्मी पापा को इस उम्र में भी वो नए कपल्स की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और ऐसा बॉन्ड उन दोनों में अब भी था। वक्त बीतता है। ऐसे ही एक शाम मनोरमा का जी बहुत घबरा रहा था। तभी वो नींबू चाट लेती है। उसे ठीक लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उल्टी कर देती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है। तभी मोहन कहता है, अरे तुम्हारी तबीयत अचानक से ऐसे कैसे हो गई? कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया था क्या? अरे नहीं जी, पता नहीं क्या हो रहा है, कल से ही मचल रहा है जी मेरा। आप डॉक्टर के पास चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ, चलो चलो। मोहन मनोरमा को बोलकर अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करता है, और कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट्स बता देता है। जिस बात को सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और हॉस्पिटल से निकलकर बाहर एक बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात होगी, जानने के लिए मनोरमा से ही सुनते हैं। सब तुम्हारी गलती है। अरे तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं होता है क्या? अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं घर जाके बच्चों को? ऊपर से उस दिन तुमने कहा था तुम अभी तक जवान हो और हड्डियों में भी जान है तुम्हारे। अरे मनोरमा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम तो रहने ही दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। अरे जिस उम्र में हमें पोता पोती खिलाने चाहिए, उस उम्र में तुमने मुझे माँ बना दिया। अपने 23 साल के बेटे के लिए एक छोटा सा भाई या बहन लाने वाली हूँ। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है। अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊँ। मोहन, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, इससे तो अच्छा मैं। पागल हो क्या मनोरमा? मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन भूलकर भी ऐसा दोबारा मत सोचना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। अजी तो मैं क्या बोलूं, सब क्या सोचेंगे कि 50 की उम्र में दादी बनने की जगह माँ बन रही हूँ फिर से। सब मोहल्ले की औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी और ये कहेंगी कि देखो उसकी सास 50 की उम्र में भी गर्भवती हो गई। कोई बात नहीं, तुम इस हालत में टेंशन मत लो। हम घर चल रहे हैं ना, तो हम बता देंगे बच्चों को। ये बोलकर मोहन मनोरमा को थोड़ा सहारा देकर शांत करवाता है, उसे समझाता है। और घर जाकर जब अबीर पूछता है तो मोहन और मनोरमा दोनों सबको सब कुछ बता देते हैं, जिसको सुनकर अबीर और रीतू शौक में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैंने आपको नन्ना मुन्ना लाकर नहीं दिया तो आप खुद करने के लिए निकल गई। अरे माँ जी, आसपास के लोग क्या बोलेंगे ये तो सोचिए। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? देख बेटा, तू वैसे गुस्सा मत कर, अपनी माँ की हालत को भी समझ। और हमने ये जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। और तुझे बता दिया है, ये नन्हा मेहमान हमें लाना ही होगा।
वाह, अब और खर्चा बढ़ गया तुम्हारे सर पर। माँ जी को मेरा ख्याल रखने की जगह मुझे उनका गर्भवती वाला ख्याल रखना पड़ेगा। बस रितु, बहुत हो गया। अब तुम और नहीं बोलोगी। अब जो है सो है। मेरी माँ का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। अब कोई ताना नहीं दोगे किसी को। भूलो मत, माँ की तबीयत अभी सही नहीं है। जाओ, उनके लिए बादाम वाला दूध लेके आओ। जा रही हूँ। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं पापा, मैं आप दोनों के साथ हूँ। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। सोफे पर बैठी मनोरमा रितु को आवाज लगाकर कहती है, रितु, अरे ओ रितु बहू, इसके पापा जी हमारे बच्चे की ताकत के लिए और स्वास्थ्य के लिए देकर गए हैं। अरे बहू, ला दे दे। बहू के समय ये बच्चा पैदा कर रही है। मैं आधी कटोरी काजू बादाम ले लेती हूँ और इनको 7-8 काजू बादाम दे देती हूँ। ये ठीक रहेगा। रितु अपनी सास को वो काजू बादाम जाकर देती है, जिसे देखकर मनोरमा आपत्ति जताते हुए कहती है, बहू, तेरे पापा जी इतने ही देकर गए थे क्या? इतने से क्या होगा? माँ जी, खा लीजिए, यही बहुत है आपके लिए। बाकी के काजू बादाम आपको हलवे में डालकर खिला दूँ। जरूर इसने अपने लिए बचा लिए होंगे। काजू जाकर छुपा देगी और बाद में फिर बैठ के खाएगी। ला, यही दे दे। और सुन बहू, शाम को पालक की सब्जी बना दियो, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नहीं माँ जी, आज मुझे शाही पनीर खानी है। मैं वही बनाऊंगी। आपके लिए कल बना दूंगी मैं वो। ठीक है, बना ले। अपनी बहू की कंजूसी सहते सहते उसे 9 महीने पूरे हो जाते हैं। अचानक से मनोरमा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बहू, बेटा, अपने पापा को बोल डॉक्टर को फोन कर दे, हॉस्पिटल जाना है जल्दी। अरे माँ जी, आप टेंशन मत लो। आप तो पहले के जमाने में दाई माँ से करवाती थी ना। मैंने 3 दाई माँ को बुला लिया है आपकी डिलीवरी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा हॉस्पिटल जाने का खर्चा भी बच जाएगा। क्या 1-2 लाख खर्च करना। बहू, तू पागल हो गई है क्या? ये पहले होता था। कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या ही करूँगी? मुझे हॉस्पिटल जाना है। रितु अपनी सास की एक नहीं सुनती और दाई माँ को बुलाकर जैसे ही कमरा बंद करती है तो उसका बेटा अबीर आ जाता है और ये देखकर कहता है, रितु, ये क्या बदतमीजी है? माँ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ की हालत दाई माँ से करवाने वाली नहीं है। ऐसे में उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कंजूसपना, छी। और आप सब जाइए यहाँ से, मैं माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मयंक बेटा, जल्दी चल, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, फिक्र मत करो। ये बोलकर अबीर तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और मोहन भी आ जाता है। वार्ड के बाहर अबीर रितु को बहुत सुनाता है उसकी कंजूसी की वजह से। तभी रितु बेहोश हो जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर अबीर का गुस्सा ठंडा हो जाता है और दूसरे डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मनोरमा को लड़की हुई है। ये सुनकर खुशियाँ मनाते हैं सभी और रितु अपनी सास से माफी मांग लेती है। अगले 9 महीने बाद रितु एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अब सब घर में छोटे बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। यशराज बहुत ही अमीर आदमी था, जो कि अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता। वहीं दूसरी तरफ धर्म बहुत ही गरीब लड़का था, जो कि अपनी बेटी राधिका के साथ रहा करता। एक दिन देर रात धर्म अपनी फैक्ट्री में काम करके साइकिल से घर लौटता है और देखता है कि उसकी बेटी राधिका बैठी पढ़ रही होती है। बेटी, रात के 2 बज रहे हैं, तू अभी तक सोई क्यों नहीं? पिताजी, आप आए नहीं थे और कल मेरा एग्जाम भी था, इसीलिए मैं सोई नहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तू बैठकर पढ़ ले, मैं खुद ही खाना निकाल कर खा लूंगा। नहीं पिताजी, मैं निकाल देती हूँ खाना। वैसे भी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं सोने ही जा रही थी। ठीक है बेटी, लेकिन थोड़ा खाना लेकर ही आना, रात बहुत हो गई है, मुझे भूख नहीं है अब। पिताजी, आपका ना ये रोज का है, आप अपने खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। ये चीज सही नहीं है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। मेरा ख्याल रखने के लिए भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? और मुझे पता है कि तूने भी खाना नहीं खाया होगा। धर्म की बात सुनकर राधिका मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है और अपने पिता के लिए खाना लेकर बाहर आती। कुछ देर बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते। अगले दिन राधिका सुबह जल्दी उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी धर्म वहाँ आता है। बेटी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, चल तुझे भी कॉलेज छोड़ देता हूँ, वरना तुझे एग्जाम के लिए देर हो जाएगी। पिताजी, मेरे एग्जाम का सेंटर दूर है कॉलेज से। अगर आप मुझे छोड़ने जाएंगे तो शायद आपको फैक्ट्री पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे देर नहीं होगी, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। धर्म की बात सुनकर राधिका साइकिल पर बैठ जाती है। दोनों बाप बेटी आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी धर्म की नजर एक गाड़ी पर जाती है,
जिसमें से धुआं निकल रहा था और लोग झुंड बनाकर तमाशा देख रहे थे। तभी राधिका और धर्म उस गाड़ी के पास जाते हैं और उसमें फंसे आदमी को निकालते हैं, जो कि कोई और नहीं धर्म की फैक्ट्री का मालिक यशराज होता है, जिसके सर से बहुत खून निकल रहा था। धर्म ये देखकर घबरा जाता है। मालिक, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए आप। पिताजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये आपके मालिक हैं? हाँ बेटी, ये मेरे मालिक हैं। बेचारे दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अमीर होने के बाद भी इनके अंदर कोई घमंड नहीं है। हमें इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। धर्म और राधिका जैसे तैसे करके यशराज को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका इलाज शुरू करवाते हैं। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। मैं यहाँ कैसे आया? मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जी अंकल जी, सही टाइम पर मैं और पिताजी पहुंच गए और आपको सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। अब आप ठीक हो बिल्कुल। हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मालिक, ये मेरी बेटी है। इसका नाम राधिका है। इसने आज आपकी जान बचाने में बहुत साथ दिया मेरा, वरना मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धर्म, तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी और बहुत समझदार है। जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। अरे इन सब चक्करों में तो मैं भूल ही गई कि आज मेरा एग्जाम है। मैं निकलती हूँ। अरे बेटी, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। मेरा फोन कहाँ है? नहीं अंकल, अभी टाइम है, मैं चली जाऊंगी। अभी मेरा एग्जाम शुरू होने में टाइम है। आप परेशान मत होइए, मैं चलती हूँ पिताजी। राधिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। समय के साथ राधिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और धर्म उसकी शादी भी तय कर देता है। एक दिन वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर अपने मालिक यशराज के घर जाता है, जहाँ उसकी नौकरानी, जो कि पौधों में पानी डाल रही थी, उसे गेट पर ही रोक लेती है। ए हेलो, कहाँ घुसे जा रहे हो? तमीज नहीं है क्या? किसी के घर में बिना पूछे नहीं घुसना चाहिए। माफ करना बहन, मुझे घर के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं सीधे अंदर जाने लगा। मुझे देर हो रही है, अभी और बहुत जगह जाना है। तुझे मैं इतनी बड़ी औरत गार्डन में दिखाई नहीं दी, ये तू क्या बोलता है? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं देखा था, इसलिए मैं अंदर जाने लगा, वरना मुझे कोई भी शौक नहीं है किसी के भी घर में घुसने का। वैसे भी ये घर मेरे मालिक का है, मैं उन्हीं की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, तो तू मालिक का नौकर है? हाँ, तो तुम कौन सा इस घर की महारानी हो? नौकर तो तुम भी हो, बस फर्क इतना है कि तुम घर में नौकरी करती हो और मैं मालिक की फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ। तूने मुझे नौकरानी बोला? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मालिक के घर में खड़ा होकर मेरी ही बेइज्जती करे? मैंने तुम्हें पहले बहन बोलकर इज्जत दी थी, लेकिन तुमने ही इंसल्ट करी मेरी, तो जैसा दोगी वैसा ही पाओगी। धर्म और प्यारी आपस में लड़ रहे थे। तभी यशराज लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर आता है और उन्हें लड़ता हुआ देखकर दोनों को सुनाता है। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों तो शायद पहली बार मिले हो, तो ये लड़ाई क्यों हो रही है तुम दोनों की? मालिक, मैं बस अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आपके घर आया था, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप फैक्ट्री नहीं आ पाए थे। लेकिन इसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने भी सुना दिया। मालिक, पहले इसने मुझसे लड़ाई की, मुझे उल्टा बोला, तब मैंने बोला, वरना आप ही बताइए, मैं किसी से लड़ती हूँ क्या कभी? तुम कितनी अच्छी हो और क्या कर सकती हो, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। बाकी तुम जाके अपना काम करो, और धर्म, तुम मेरे साथ चलो। नहीं मालिक, अंदर जाने का समय नहीं है, अभी और भी कार्ड बांटने हैं। मैं बस ये अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया हूँ। आशा है कि गरीब की दावत में अमीर की एंट्री जरूर होगी, ताकि सबको पता लगे कि आज की दुनिया में कुछ लोग आप जैसे भी हैं, जिन्हें अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है धर्म, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी में अपनी पत्नी के साथ जरूर आऊंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। यशराज की बात सुनकर धर्म खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और धर्म जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग जाता है। शादी वाले दिन यशराज अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी उसकी पत्नी सुशीला वहाँ आती है। आप तो मेरी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए। रुकिए, मैं भी बस अभी तैयार होकर आती हूँ। मैं तुम्हारी बहन की शादी में जाने के लिए नहीं, बल्कि जो फैक्ट्री में मेरे काम करता है ना धर्म, उसकी बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ हूँ। अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। आप इतने अमीर होकर उस गरीब की दावत में जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? मेरी मानिए, मेरे मायके की शादी में चलते हैं। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी भी शर्त है
कि तुम्हें भी मेरे साथ धर्म की बेटी की शादी में जाना होगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है कि गरीब की बेटी की दावत में अमीर की एंट्री जरूर होगी। यशराज जैसे तैसे करके सुशीला को मना लेता है। दोनों पहले सुशीला के मायके की शादी में जाते हैं, जहां लोगों के पास एक दूसरे से ठीक से बात करने तक का समय नहीं होता। सब अपने में ही व्यस्त होते हैं। जिसके बाद धर्म की बेटी की शादी में जाते हैं वो लोग, जहां पहुंचते ही सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते। धर्म उनके लिए अलग से टेबल बुक करता है, जहां वो उनके साथ ही खुद भी खाना खाता है। दोनों खाना खाकर उसकी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। अब बताओ, तुम्हारे मायके की दावत तुम्हें अच्छी लगी या इस गरीब की जहाँ तुम्हें इतना सम्मान दिया गया? आप सही कह रहे हैं, पैसा इतना मायने नहीं रखता जितना मान सम्मान और इज्जत रखती है। अब एक चीज और मानेंगे आप? हाँ बोलो ना, तुम जो बोलोगी मैं मान लूंगा। मैं चाहती हूँ कि जिस गाड़ी को मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में देना चाहती थी, उसे मैं धर्म की बेटी की शादी में दूं। धर्म हमारा सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराना वर्कर है। सही कहा तुमने, तुम्हारे फैसले की मैं इज्जत करता हूँ और मुझे भी तुम्हारी सोच पे गर्व है। यशराज तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवाता है और उसकी चाबी धर्म की बेटी के हाथों में रख देता है। ये तोहफा हम दोनों पति पत्नी की तरफ से बेटी तुम्हारे लिए। यशराज का तोहफा देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इस तरह से एक गरीब की दावत में अमीर की एंट्री हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। शकुंतला हर रोज की तरह आज भी सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ में लगी होती है। तभी वो देखती है कि उसकी बहू सुबह उठकर सोफे पर लेटी है। अरे बहू, उठ भी जा, अपने कमरे से आकर यहाँ सो रही है तू। जाकर चाय बना और थोड़ा घूम फिर लिया कर। माँ जी, मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा यहीं सो जाती हूँ। हाँ, तेरे अंदर का आलस ही है जो तुझे उठने नहीं देता और ना ही तुझसे कोई काम होता है। अरे माँ जी, बना रही हूँ आपके लिए चाय। अब रज्जो अपनी सास के कहने पर उठकर चाय बनाने जाती है और खाना पीना बनाने के बाद घर के कामों में लग जाती है। रज्जो घर का काम कर ही रही होती है और शकुंतला हॉल में बैठी टीवी देख रही। तभी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे शकुंतला तो यहाँ बैठी है और देख तेरी बहू इस हालत में भी काम कर रही है, थोड़ा इसके घर के कामों में भी हाथ बटा लिया कर। अरे विमला, आप बैठना, अभी तो बहू को 5वां महीना चल रहा है और अगर इस हालत में वो अपने हाथ पाँव नहीं हिलाएगी, उसके साथ साथ बच्चा भी आलसी पैदा होगा। डॉक्टर भी कहते हैं एकदम से बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। बात तो तेरी सही है शकुंतला। वैसे मुझे ये बता, तेरी बहू को तू हरी साग सब्जी तो देती है ना, वरना खून की कमी ना हो जाए इसे। अरे मैं तो इसे साग सब्जी फल सब कुछ देती हूँ खाने के लिए, लेकिन ये है कुछ खाने का नाम ही नहीं लेती। अरे शकुंतला, जैसे भी हरी साग सब्जी खिलाई से, अगर इसे खून की जरा भी कमी हुई तो ये मिट्टी, स्लेटी और कोयला तक खाने लगेगी। बाकी को तू देख ले, उससे बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। अरे विमला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब इसके खाने पीने पर मुझे ही ध्यान देना होगा। अब जब रज्जो खाने के लिए बैठती है, वैसे ही शकुंतला अपनी बहू की प्लेट में एक रोटी और दही देखती है। अरे बहू, ये तो क्या खा रही है? तुझे पता है ना, तेरे साथ साथ तेरे पेट में बच्चा भी पल रहा है। बच्चे को भी पौष्टिक आहार चाहिए। ये तो दही रोटी लेकर बैठी है। मैंने तेरे लिए साग उबाली है, वो जाकर खा। अरे माँ जी, मुझसे ये हरी सब्जी नहीं खाई जाएगी, मुझे ये एक रोटी भी खाने का मन नहीं है। बहू, अगर तूने ये नहीं खाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी तू? इतना बोलकर शकुंतला अपनी बहू को साग ला कर देती है और उसे खाने के लिए भी कहती। रज्जो भी वो खा तो लेती है, लेकिन अब उसका मन अजीब होने लगता है और वो अपने कमरे में अलमारी के ऊपर रखे कोयले को निकालती है और उसे खाने बैठ जाती है। पता नहीं सुबह सुबह क्या साग सब्जी खिला दिया है, लेकिन असली मजा तो मुझे ये कोयला खाने में आता है। दरअसल रज्जो को इस हालत में कोयला खाने की लत लग गई और तो और उसे स्लेटी खाने में भी बड़ा मजा आया करता और रज्जो भी सुबह शाम कोयला और स्लेटी सबसे चुरा चुरा कर खाती। अब रात के करीब 1 बजे रज्जो की नींद टूट जाती है। ना जाने मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। इन्हें देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं। चलो थोड़ा कोयला ही खा लेती हूँ। इतना बोलकर रज्जो जैसे ही अलमारी के ऊपर से कोयला उतार कर नीचे बैठी खा रही होती है,
तभी कोयला खाने की आवाज से रज्जो का पति विवेक उठ जाता है। अरे ये आवाज कैसी? रज्जो, तुम यहाँ पर फर्श पर क्यों बैठी हो? अब रज्जो जैसे ही घूमती है वैसे ही विवेक चिल्लाता हुआ हॉल में भागता है, क्योंकि रज्जो ने तो अपने पति की आवाज सुनने पर कोयला छुपा लिया था, लेकिन उसके मुंह और दांतों में कालापन तो अब भी था। इतनी रात गए तो चिल्ला क्यों रहा है? क्या हो गया जो पूरे घर को आधी रात पर सर पर उठा कर रखा है? माँ, रज्जो पर काली माता आ गई। माँ, मुझे बचा लो। आज फिर से पीकर आया है। मैंने कितनी बार कहा है ये नशा करना छोड़ दे, वरना किसी दिन गली में चप्पलों से मारूंगी, फिर तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तू मुझे बताना, कुत्ता नहीं पूछेगा तुझे। माँ, आप मुझे बाद में कुत्ता बना लेना, लेकिन आप अभी मेरे कमरे में तो आ जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, रज्जो के दांत काले, उसके मुंह पर काला काला कुछ लगा हुआ था। बहू, बहू कहाँ है तू? ये देखो बेचारी कैसे सो रही है और कितनी नींद में है, और इस कुत्ते ने इतनी चढ़ा रखी है, इसे खुद की बीवी में काली माता नजर आ रही है। अब शकुंतला अपनी बेटी को चप्पल से मारने लगती है। ये देखकर रज्जो लेटी हुई खुद से कहती है, बाल बाल बची, वरना आज तो मेरे कोयले का राज दोनों माँ बेटे को पता चल जाता। लेकिन मेरी वजह से माँ जी ने उन्हें चप्पलों से मारा। बेचारी की क्या गलती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। क्या औरत है, अभी वहां थी और अब यहाँ लेटी है। जरूर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मुझे इसके साथ नहीं सोना, मैं तो चला हॉल में सोने। मच्छरों के साथ सो जाऊंगा, लेकिन इसके साथ नहीं सोऊंगा। अरे यार, माँ भी ना बात बात पर चप्पल उठा लेती हैं, और देखो कितना मारा है इन 2 मिनट में ही। अब अगली सुबह रज्जो किचन में खाना बना रही होती है। तभी शकुंतला अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, भला मुझे क्या ही होगा, मैं अच्छी हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे कुछ भी नहीं बहू, रात को विवेक पी कर आया था, मेरे कमरे में जाकर ड्रामे कर रहा था। लेकिन मैं तो उन्हें समझाती भी हूँ कि ये सब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो है कि समझते ही नहीं है। रज्जो को तो पता था कि विवेक ने नशा नहीं कर रखा, वो उसी वजह से शकुंतला से मार खा गया था। अब देर शाम विमला शकुंतला मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। इधर रज्जो घर में अकेली पड़ जाती है। माँ जी तो अभी आने से रही और सुबह से मुझे कोयले खाने का समय ही नहीं मिला। चलो कोयला खाकर मुंह दांत साफ कर लूं, वरना कल की तरह कोई और न डर जाए। विमला और शकुंतला जो मार्केट के लिए निकले थे वो वापस लौटते हैं अपना थैला लेने के लिए, और सामने ही अपनी बहू को देखकर चिल्ला पड़ते हैं, भूत भूत, विमला भाग भूत। माँ जी मैं हूँ बहू आपकी रज्जो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। अरे माँ जी रुकिए तो। अरे शकुंतला, ये कोई भूत नहीं बल्कि जीती जागती तेरी बहू है। लेकिन इसके मुंह पर क्या लगा है? पूछ जरा इससे, मुझे तो डर लग रहा है। अरे बहू, ये सब क्या कर रखा है तूने? अपने मुंह पर कहीं तू कोयला तो नहीं खाकर आ रही? क्या बहू तू कोयला खा रही थी? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इसे मैंने खाने में कौन सी कमी की थी जो ये कोयला खा रही है? अरे उससे पूछने तो दे, फिर तू अपना रोना धोना चालू करियो। हाँ मुझे कोयला खाने की आदत है, और कभी कभी मैं स्लेटी भी खा लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है बहू, अगर इस हालत में ये सब नहीं खाया तो क्या नहीं खाया? मैंने भी ये सब खा रखा है। अरे मैं तो मटके को फोड़ फोड़ कर खाती थी। हे भगवान, राम बनाई जोड़ी, एक कान्हा एक कोड़ी, एक से बढ़कर एक है दोनों। लेकिन शकुंतला, बड़े दुख की बात है कि तेरी बहू को कोयला खाने की आदत है। मुझे बस ये सब खाने की लत नहीं थी, पर हो ना हो आने वाला बच्चा काला ना हो जाए। हे भगवान, ये तू कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। इसे मैं क्या नहीं खिलाती थी, खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इसे पसंद भी आया तो क्या, काला कोयला। अरे शकुंतला, तो इसे डॉक्टर को दिखा। ये सब खून की कमी के कारण होता है, और इस हालत में खून की कितनी कमी होती है ये तो तू अच्छे से जानती है ना। हाँ विमला, तू सही कह रही है। इसे मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, नहीं तो मेरा आने वाला वंश का नाम कालू हो जाएगा। शकुंतला अपनी बहू रज्जो को डॉक्टर को दिखाती है, तो वो भी रज्जो के शरीर में खून की कमी बताते हैं। लेकिन रज्जो की ये आदत इतनी जल्दी तो जाने वाली नहीं थी। धीरे धीरे ही सही शकुंतला अपनी बहू पर नजर रखती है, और रज्जो को साग सब्जी फल ये सब खुद खिलाती है, ताकि रज्जो और आने वाले बच्चे दोनों स्वस्थ हों।